प्रबल, जिस तरीके से पवन खेड़ा ने ये सारे आरोप लगाए हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो एनेक्शर भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, पर आपके पास पर्याप्त सबूत है, उन सबके बावजूद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी आपसे ही हिसाब मांग रही है यूएस एड को लेकर के। क्या अब कांग्रेस पार्टी इसके जवाब में क्या कुछ तैयारियां कर रही है, कैसे जवाब देगी? क्योंकि वो तो बिल्कुल बेशर्मी के साथ सोशल मीडिया से और टीवी मीडिया तक अपना स्पेस लिए हुए हैं, और अब तो उपराष्ट्रपति महोदय भी उसमें शामिल हो गए हैं। प्रबल जी। ऐसा है ऐसा है एक एक सीआईए ऑपरेटिव थे, सीआईए प्रमुख 1949 से 1951 के बीच में गुरु गोवरकर के साथ वो रहे। उनका नाम था जे कुरन, और उनकी किताब का नाम है मिल्टन हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, अ स्टडी ऑफ द आरएसएस। और ये जय कुरन ने ये किताब जो है, ये कहीं और ने नहीं, ये देख लीजिए आप, ये किताब जो है जय कुरन ने लिखी है, और ये कहीं और नहीं, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में लिखी, और इसमें कारवा में जो है ये छपा भी है। और इसका खुलासा जो है जेडी स्मिथ ने किया, जो सीआईए से बाहर गया और 1950-1960 में उसने रिपोर्ट हुई, और वहां के सोवियत न्यूज़पेपर में 1967 में उसने कहा कि जे कुरन जो था, उसका हैंडलर था वो, और उसकी पत्नी जे कुरन को रिपोर्ट करती थी। तो ये आज से नहीं, ये 1940 के जमाने से यह लोग सीआईए के साथ आरएसएस मिलकर षड्यंत्र करती थी। ये पहला आरोप। ये किताब है, ये रिपोर्ट है, और इस पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने खुद हटा दीजिए एक जो है Smith resolution was reproduced by the Communist Party of India 2 months later in the form of booklet I was a CIA agent in India। इसके नाम तक की एक किताब बुकलेट छापी गई थी, जो अभी भी होगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लाइब्रेरीज में जाएंगे तो होगी। तो ये तो पहला इंसिडेंट है। अब आप ये बताइए कि कामराज जी के ऊपर हमला हो, उसके बाद उनको मारने की साजिश, क्योंकि कामराज जी सोशलिस्ट विचारधारा के थे, और आरएसएस हमेशा जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रेजेंट करता था, वह बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम करता था। तो इसलिए कामराज जी की हत्या की भी साजिश उन्होंने रखी, और ये हमने सीआईए की क्लासिफाइड्स में आया है। अगर वो वहां से निकले नहीं होते सही समय पर, तो उनकी हत्या उसी समय आरएसएस के द्वारा कर दी गई। और इसमें जो ये जो रिपोर्ट थी, इसमें डबल एजेंट का नाम है, और इसमें एक और कि हाउ अ सीआईए मैन हेल्प द आरएसएस कम आउट ऑफ द गोडसे शैडो। ये बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि ये वही दौर था जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, और आरएसएस के ऊपर बैन लगा था। अब उसके बाद दूसरी बात पर आइए आप। दूसरी बात साहब यह है कि 1971 में प्रेयसी पक्ष हटाती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी 69 में, बैंकों का नेशनलाइजेशन करती हैं। 1971 का जब युद्ध होता है, जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट किया जाता है, बांग्लादेश को आजाद कराया जाता है, और 7वां बेड़ा अमेरिका का आता है, और उससे इंदिरा गांधी जी नहीं डरती है। उसका बदला लेने के लिए वह जो इमरजेंसी के काल की जो बात होती रहती लगातार, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी और एक और व्यक्ति थे, वो लगातार विदेशों में जाते हैं, और अमेरिका में खासकर वहां पे न्यूज़पेपरों में वो खबरें छपवाई जाती है मुख्य रूप से। ऐसा कौन सी बड़ी बात। तो इंदिरा जी के खिलाफ नेहरू जी की सरकार को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए लगातार जो है सीआईए का ऑपरेटिव अगर कोई देश के अंदर था, वह जो है आरएसएस था। दूसरी चीज, जो नरेंद्र मोदी अभी 1994 में एकाएक उनका उभार होता है, यूएसएड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, जो यंग लीडर्स को लेकर, इंटरनेशनल यंग लीडर्स को लेकर जाते हैं, उस एक्सचेंज प्रोग्राम में
नरेंद्र मोदी जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट स्टेट्स के लोगों से मिलते हैं, पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, वहां से आते हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है, उनका मन मस्तिष्क जो है अमेरिकन पॉलिसी के हिसाब से बनाया जाता है और फिर उनको हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश होती है। फोर्ड फाउंडेशन का फिर स्वरूप आता है, का रोल आता है। 2010 से 9 से फोर्ड फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड अरविंद केजरीवाल, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जिसमें अजीत डोभाल, एनके मिश्रा, पीके मिश्रा, आरिफ मोहम्मद खान, गोविंदाचार्य, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, मनीष सिसोदिया, रामदेव, सीसी रविशंकर मिलकर एक मनमोहन सिंह जी की सरकार को अध्यस्त करने की एक साजिश रचते हैं, कुचक्र रचते हैं, उसको बदनाम करने के एक काम करते हैं। अब आप ये बताइए, उस समय आपको याद होगा कि 24 घंटे न्यूज चैनल जो है लगातार जंतर मंतर पर प्रोग्राम जब शुरुआत हुई थी तब, और वो मंच का ही कर रहे थे, भीड़ का नहीं, भीड़ थी नहीं उस समय। और उसके बाद रामलीला मैदान, एमओयू साइन हुआ था, जो एनजीओ मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल चलाते थे, उनका तमाम कॉर्पोरेट घरानों के साथ एमओयू साइन था, डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करने के लिए हम प्रोग्राम्स करेंगे और आप हमारा साथ देंगे। तो आपको याद होगा बड़ी बड़ी ट्रॉलीज उस समय आई थी, डॉक्टर संदीप जी को भी याद होगा, पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था बड़ी बड़ी ट्रॉलीज कैमरेज वाली, पूरा बिग शॉट लेने के लिए और पूरा भीड़ दिखाने के लिए और एक पूरा मोमेंटम। और दूसरी चीज, जो एमएनसीज है जिसमें 5 मिनट लेट पहुंचने पे आधे दिन की सैलरी काट ली जाती है, उनके एम्प्लॉइज को आधे आधे दिन की छुट्टी देकर भेज दिया जाता था, जाओ अन्ना अन्ना आंदोलन में घूमो और रामलीला मैदान में टहलो, और मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश गन्ना, गाना गाओ। तो ये जो सवाल है, जो टर्नआउट की बात, ये $20 मिलियन की बात कर रहे थे ट्रंप, वो गलती से उन्होंने छेड़ दिया एक ऐसा राग, जो राग दफन था, जो राज दफन था, वो तो बांग्लादेश की बात कर रहे थे, लेकिन 2012 में वो पैसा भारत के अंदर आया, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से आया, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के नाम पर आया, लेकिन वो सारा पैसा उस समय की यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह जी के नीति सरकार को, कांग्रेस की नीति सरकार को खत्म करने के लिए, को अभ्यस्त करने। उसमें कारण क्या थे कि एक तो आरटीआई, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट फंस रहे थे, दूसरी चीज आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जिसमें सरकारी स्कूलों की बढ़ोतरी, विश्वविद्यालयों की बढ़ोतरी, जिससे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नुकसान होने वाला, जो इंटरनेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आने थे, और साथ साथ भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जो हुआ, लेकिन उसका काम शुरू हो गया था 2010। एक तो ये। अब एक और चीज सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी का एकाएक उभार इंटरनेशनल मार्केट में कैसे हो गया, इंटरनेशनल एरिना पे क्या हुआ, वो कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने इंटरनेशनल एरिना में उनका इतना बड़ा ब्रांडिंग, ग्लोबल इमेज बनाई, वो सारी कंपनियां वही थी जिसको फायदा नरेंद्र मोदी ने किया। अब याद होगा कि आपको, जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने एफडीआई को 100% कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस में, हॉस्पिटल्स में, डिफेंस में भी काफी उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में बढ़ाया, जिसमें आपने देखा कि 3 काले कानून आए, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया, जो कॉर्पोरेट घरानों और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स को ही फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाने के लिए किया गया। तो ये जो भी है, नरेंद्र मोदी, आरएसएस लगातार भारत को कमजोर करने के लिए और वो करने के लिए। अब दूसरी चीज, हाँ जी दूसरी चीज, तो आप कंप्लीट करिए तो मैं ये योजना, जो ये योजना आई है, ये अग्निवीर वाली, इसकी सीडिंग जो है, क्या अमेरिका से नहीं हुई? सवाल बहुत बड़े, सवाल इतने ज्यादा हैं कि देश के दुश्मनों
और भारत को बाहरी दुश्मनों की जरूरत नहीं, भारत के अंदर ही दुश्मन है। लगातार देश के विदेशी शक्तियों के हाथों में भारत को कमजोर करने की कोशिश। जब 1971 में इंदिरा गांधी जी आंख में आंख डाल के अमेरिका के राष्ट्रपतियों से, निक्सन से आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी और बांग्लादेश को लिबरेट कराया, आजाद कराया, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया, उस समय भारत का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर जा रहा है अमेरिका, क्योंकि ये पपेट है अमेरिका का, इसका अर्थ है। और अडानी का गला फंसा हुआ है, ये कह रहा हाँ ठीक है, बेड़ियों में बांध कर भेज दो हिंदुस्तानियों को। अरे ये भी गनीमत, वो कह देता मुझे भी बेड़ियों में बांध के भेज दो। तो स्थिति ये है कि ये व्यक्ति देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आरएसएस खिलवाड़ कर रही है, और इस पर एक व्हाइट पेपर जरूर आना चाहिए और देश को पानी से, दूध का दूध और पानी का पानी पता होना चाहिए। और जब ये सरकार जाएगी तो आपको, आपके हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि क्या हुआ। और एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स I2U2 एग्रीमेंट हुआ है, $2 बिलियन लगाए गए हैं, उसमें किसानों की जमीन छीननी है और जो अमेरिका में बोना है, खाना है, वो यहां बोया जाएगा।